बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ये बिल्कुल उसी तरह का टॉपिक है जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीरीज रेजोनेंस सर्किट को पढ़ा। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, लेकिन इसके आने के चांसेस थोड़े कम हैं। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम मेन हेडिंग लिखेंगे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, उसके बाद हेडिंग देंगे डेफिनेशन। ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों उसको हम कहते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो इसकी डेफिनेशन बनी, अ सर्किट इन विच रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज नोन एज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। इसके बाद आप हेडिंग देंगे एक्सप्लेनेशन। तो आपने लिखना है, नाउ कंसीडर a resistor of resistance R, an inductor of inductance L and a capacitor of capacitance C are connected in parallel with an alternating current source of variable frequency as shown in the figure below। यहाँ पे जो हमने सोर्स लगाया है वो ऐसा सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी को हम वेरी कर सकते हैं। इसके बाद आप डायग्राम बना देंगे। The reactance of inductor is given as XL is equal to omega L and reactance of capacitor is given as X is equal to 1 over omega C। इसके बाद यहाँ पर मैंने हेडिंग दी है वेक्टर डायग्राम। बुक पर ये नहीं लिखा हुआ, ये आपको बेहतर समझाने के लिए ये काम मैं कर रहा हूँ। आप पेपर में इसको अटेम्प्ट ना कीजिएगा, ये आप इसको एक्स्ट्रा समझ लें। आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए ये सारा एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो वेक्टर डायग्राम से यहाँ तक पोर्शन या यहाँ तक बेशक आप पेपर के अंदर अटेम्प्ट ना कीजिएगा, ये बुक पे सॉल्व नहीं किया हुआ, तो बाकी सारा पोर्शन आपने उसी तरह अटेम्प्ट करना है। अब क्योंकि ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं और हमने पढ़ा है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसका मतलब जो वोल्टेज इसका है वही इसका होगा, वही इसका होगा। तो इसमें हम करंट को रेफरेंस नहीं बनाएंगे बल्कि वोल्टेज को रेफरेंस बना लेंगे। तो फर्ज करो हमारा वोल्टेज का वेक्टर इस तरफ है, तो रेजिस्टर के करंट किस तरफ होगा? रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज होंगे। जिस तरफ वोल्टेज है उसी तरफ रेजिस्टर का करंट होगा। कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से लीड करता है 90 डिग्री, तो कैपेसिटर का करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगा। इंडक्टर में करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज एंगल 90 डिग्री, तो इंडक्टर का करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे नोट करें, कैपेसिटर के करंट और इंडक्टर के करंट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। यानी अगर कैपेसिटर का करंट अपवर्ड है तो इंडक्टर का डाउनवर्ड होगा, अगर इंडक्टर का अपवर्ड है तो कैपेसिटर का डाउनवर्ड होगा। हमने पढ़ा है करंट बराबर होता है रेजिस्टर के लिए V ओवर R, कैपेसिटर के लिए V ओवर XC, इंडक्टर के लिए V ओवर XL। तो इनमें V कॉमन है क्योंकि ये तीनों पैरेलल में लगे हैं और पैरेलल में वोल्टेज सेम है। तो हम अगर इनके V रिमूव कर दें तो ये वेक्टर बन जाएगा 1 ओवर R, ये वेक्टर बन जाएगा 1 ओवर XC और ये वेक्टर बन जाएगा 1 ओवर XL। तो ये इसकी वेक्टर डायग्राम बन जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे 1 ओवर XC और 1 ओवर XL इन दोनों के वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है। फर्ज करो 1 ओवर XC ज्यादा है और 1 ओवर XL कम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा 1 ओवर XC माइनस 1 ओवर XL, और इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो ये वाला वेक्टर बनेगा, और ये रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होगा 1 ओवर Z, रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस। तो अगर हम इस पे पाइथागोरियन थ्योरम लगाएं तो 1 ओवर Z बराबर होगा अंडर रूट बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से इंपीडेंस का फार्मूला हमें मिल सकता है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें तो फिर इंपीडेंस बराबर होगी 1 ओवर अंडर रूट 1 ओवर R स्क्वायर प्लस 1 ओवर XC माइनस 1 ओवर XL का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इंपीडेंस का फार्मूला बन गया। अब हम देखते हैं लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा। लो फ्रीक्वेंसी पे XC की वैल्यू वेरी लार्ज होगी और XL की वैल्यू वेरी स्मॉल हो जाएगी। अब XC क्योंकि वेरी लार्ज है तो 1 ओवर XC वेरी स्मॉल हो जाएगा और ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी। अब जब ये टर्म नेग्लेक्ट होगी तो इस सर्किट में जस्ट R और XL रह जाएंगे, यानी ये बिहेव करेगा लाइक RL सीरीज सर्किट, सॉरी RL पैरेलल सर्किट की तरह बिहेव करेगा।
एट हाई फ्रीक्वेंसी पे XL की वैल्यू वेरी लार्ज हो जाएगी और XC की वैल्यू स्मॉल होगी। अब क्योंकि XL वेरी लार्ज है तो 1/XL वेरी स्मॉल हो जाएगा। अब ये वाला फैक्टर नेग्लेक्ट हो जाएगा, अब ये खत्म हो गया तो इसमें सिर्फ R और XC रह जाएंगे, यानी ये बिहेव करेगा लाइक RC पैरेलल सर्किट की तरह। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो बिहेवियर है ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट के ऑपोजिट है। तो लो फ्रीक्वेंसी पे ये RL सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करता है और हाई फ्रीक्वेंसी पे ये RC सीरीज सर्किट की तरह बिहेव करता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे XL और XC की वैल्यू बराबर हो जाती है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी एट विच रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर बिकम्स इक्वल टू रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे और एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल कर देंगे तो सर्किट में जस्ट R रह जाएगा इंपीडेंस में, यानी ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे बिहेव करेगा। अब हम डेरिवेशन करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की। XL बराबर है XC, XL की जगह लिख दिया ओमेगा L, XC बराबर 1/ओमेगा C, ओमेगा इधर आके मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा स्क्वायर, L उधर डिवाइड हो गया 1/LC, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया 1/√LC, ओमेगा बराबर होता है 2πf, 2π उधर जाके डिवाइड हो गया तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन गया 1/2π√LC। अब हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 1/2π√LC। रेजोनेंस इस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला है, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द सर्किट इज रेजिस्टिव। रेजोनेंस पे क्योंकि इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया है तो इंपीडेंस जस्ट रेजिस्टेंस रह जाएगी और ये सर्किट ऐसे बिहेव करेगा जैसे सिर्फ यहां पर रेजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर और इंडक्टर मौजूद नहीं है। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट इज रेजिस्टिव और रेजिस्टर में हमने पढ़ा है वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं और पावर फैक्टर 1 होता है। वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज एंड पावर फैक्टर इज 1। तीसरी प्रॉपर्टी एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंपीडेंस इज मैक्सिमम। आप यहां पे नोट करें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये जो वैल्यू है ये मिनिमम हो जाएगी। अगर ये वैल्यू मिनिमम हुई है तो ये जो इंपीडेंस है ये मैक्सिमम हो जाएगी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों बराबर हैं, कैंसिल हो गए, तो फिर ये वाली जो डिनोमिनेटर है ये मिनिमम हो गया, तो फिर ये जो इंपीडेंस है ये मैक्सिमम हो जाएगी और ये बराबर होगी R के, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये बराबर होगा 1/R का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1/1/R, ये R ऊपर आ जाएगा और Z बराबर आ जाएगा R के इक्वल। चौथी प्रॉपर्टी है एट रेजोनेंस करंट इज मैक्सिमम, करंट इज मिनिमम। अब क्योंकि रेजोनेंस पे इंपीडेंस मैक्सिमम हो गई है इसलिए जो करंट होगा वो मिनिमम हो जाएगा। द वेरिएशन ऑफ द करंट विद फ्रीक्वेंसी इज शोन इन द फिगर बिलो। आप यहां पे नोट करो जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी करंट कम हो रहा था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्योंकि इंपीडेंस सबसे ज्यादा है तो करंट सबसे कम है और जैसे फ्रीक्वेंसी फर्दर बढ़ेगी तो करंट फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी है एट रेजोनेंस करंट थ्रू कैपेसिटर और थ्रू इंडक्टर में बी मच लार्जर देन सोर्स करंट। रेजोनेंस पे ये दोनों करंट इक्वल हो जाएंगे और ऑपोजिट है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, यानी इधर से सोर्स से जो करंट आएगा, अब क्योंकि ये सिर्फ रेजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है तो वो सारा करंट सिर्फ रेजिस्टर में से पास करेगा। अब क्योंकि इन दोनों के करंट एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये एक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर बन जाएगा। जब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा और करंट इसका इधर को फ्लो करेगा तो इंडक्टर का करंट इधर को फ्लो करेगा, ये डिस्चार्ज होकर अपनी एनर्जी लूज कर देगा और ये इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेगा। फिर ये इंडक्टर अपनी एनर्जी लूज करेगा, इसका करंट इधर को फ्लो करेगा और कैपेसिटर में से करंट इधर को फ्लो करेगा, यानी जब इसका करंट
अपवर्ड होगा इसका डाउनवर्ड हो जाएगा, और जब इसका अपवर्ड होगा तो इसका डाउनवर्ड हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों एनर्जी स्टोर करने वाले डिवाइसेस हैं और इनमें स्टोर होने वाली एनर्जी पीछे सोर्स वाली एनर्जी से बहुत ज्यादा भी हो सकती है, तो इस वजह से यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो पीछे से जो सोर्स से करंट आ रहा है उससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।